हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके साथ और यहाँ पर मेटलर्जी चैप्टर चल रहा था। मेटलर्जी के अंदर हम लोगों ने जो है बहुत सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं। लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, एकदम लास्ट पार्ट खत्म होने वाला है लगभग चैप्टर आपका। तो एक दो लेक्चर्स के अंदर ये खत्म कर दूंगा मैं। रिफाइनिंग पार्ट चल रहा है क्योंकि मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया था, मेटल को हमने निकाल लिया था। अब उसमें जो इम्प्योरिटीज रह गई हैं, जैसे क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक मार्केट में हमें प्योर चीज चाहिए, उसमें क्या हो, इम्प्योरिटीज बहुत कम हो, है ना। जैसे आप जाते हो सोना खरीदने, बोलते हो 24 कैरेट चाहिए मुझे, है ना। तो उसमें आप चाहते हो उसमें इम्प्योरिटीज ना मिलाई जाए, लेकिन फिर भी मिला के बेची जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ना मिलाई जाए, है ना। तो मेटल एक्सट्रैक्ट जो हो रहा है वो प्योर होना चाहिए। तो प्योर हाई प्योरिटी के लिए रिफाइनिंग की जाती है। तो रिफाइनिंग स्टार्ट करने से पहले, है ना, कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा, है ना। सुमंगल सिंह चौहान जी की हैं, बहुत मुझे जो है मेरे अंदर बहुत ज्यादा जो है काम करने की इच्छा को बढ़ा देती हैं कि जैसे मैं और वर्क करूं, हार्ड वर्क करूं और मेहनत करूं, है ना, डिसिप्लिन के साथ, है ना, मैं काम करता रहूं लगातार, है ना। तो हार नहीं मानना है आपको किसी भी कीमत पर। आपको ये कोई भी एग्जाम जो है आपके दृढ़ निश्चय से बड़ा नहीं है। कोई भी काम जो है एक मनुष्य के, भगवान कृष्ण ने बात कही थी अर्जुन से जो है कि दुनिया कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि किसी इंसान के दृढ़ निश्चय से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आपका ये एग्जाम है एक छोटा सा, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स आपको देने हैं। तो कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित में नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले, है ना। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पे जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है, वरदान मांगूंगा नहीं। इसमें और कुछ लाइनें हैं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात जो कवि कह रहा है वो यही कह रहा है कि आपको लगातार हार्डवर्क करना है। संघर्ष तो आएंगे आएंगे, आपको हार और जीत से भागना नहीं है, डरना नहीं है, लगातार लड़ते रहना है। फेलियर महसूस किया है, पहला पेपर हुआ है, बहुत बच्चे होते हैं कि जो है 12th में चीजें खराब होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका करियर यही खत्म हो गया, अभी तो स्टार्ट हुआ है चीजें, है ना। अभी तो आपको डिसीजंस लेने हैं और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं। कई बार ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कोई एग्जाम आपसे नहीं निकला तो आप उससे बड़े के बारे में सोचो कि ये नहीं हुआ, इससे बड़ा निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव आपको मेहनत करना है ना। तो आपको ये जो लाइनें हैं जो आपको मैंने सुनाई, ये लाइनें भी यही कहती हैं कि मैं भगवान से नहीं कुछ मांग रहा हूं, मुझे जो है आप कितना भी संघर्ष कर लो, कितना भी संघर्ष करवा लो, मैं, है ना, मैं हारूंगा नहीं, मैं अपने कर्तव्य पथ से नहीं भागूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ता रहूंगा। और जिस दिन आप ये बात रखोगे, आपका दृढ़ निश्चय आपका स्ट्रांग होगा, तब आप हार कभी नहीं मानने वाले। ठीक है, आप जीतोगे, जरूर जीतोगे। बात समझ में आएगी बेटा, है ना। बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिफाइनिंग जो चैप्टर है, रिफाइनिंग जो पार्ट है मेटलर्जी का, तो यहाँ पे हम लोग हाई प्योरिटी के लिए रिफाइनिंग करते हैं, क्योंकि मेटल में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, तो हम लोग हाई प्योरिटी के लिए रिफाइनिंग पढ़ते हैं। रिफाइनिंग जो है मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी पे अलग अलग प्रोसेस बनाए। तो कंपनियां जो है, जो कंपनियां होती हैं जो रिफाइनिंग करती हैं, है ना, तो अलग अलग प्रोसेस यूज करती है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स के लिए। भाई जो प्रोसेस चीप पड़ेगा वो आप यूज करोगे। जैसे इसमें डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन आपने सुना है पहले से। लिक्वेशन जो है ये भी आपने सुना होगा। डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, ये बहुत आसान पार्ट है जो कि खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस या आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपने पहले पढ़ी है, पहले ही पढ़ रखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो डिस्टिलेशन हो गया, लिक्वेशन हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जोन रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है। जोन रिफाइनिंग, आपका वेपर फेज रिफाइनिंग और आपका क्रोमेटोग्राफी मेथड, ये मेथड्स आपके जो है नेक्स्ट पार्ट में होंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिलेशन, लिक्वेशन और इलेक्ट्रोलिसिस। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, किसके लिए यूज करते हैं, आप याद करो, रिकॉल करो, क्लास 9th 10th में डिस्टिलेशन वर्ड आपने सुना होगा कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग चीजों को अलग करते हैं। डिस्टिलेशन यूज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट वाला प्रिंसिपल से। आप एक चीज बताओ, जैसे मान लो दो चीजें हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो अगर आप उसे नीचे से गर्म करोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो उड़ जाएगा, है ना, वो वेपरेट हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। उसको क्या करेंगे, बाद में उसको कूलिंग करके, कंडेंस करके क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं, यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स। ऐसे मेटल्स जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम है और इंप्योरिटी की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसके लिए क्या करते हैं, डिस्टिलेशन यूज करते हैं। जब आप नीचे से हीट करोगे तो आपका मेटल वेपराइज हो जाएगा और जो आपकी इंप्योरिटी है वो वेपराइज नहीं होगी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो वो वही रह जाएगा। और इससे क्या होगा, आपका बाद में
आप कूलिंग प्रोसेस से, कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या करोगे, उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के आते हैं लगभग। तो इसमें देखो आप क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि डिस्टिलेशन सामने जिंक का Hg लिखा होगा, तो आप या जिंक किसके मेथड से यूज होता है, तो आपको ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा याद रखने हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स मैंने प्रेफर किए हैं मेनली, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी मैं आगे लिखा हुआ हूं, ठीक है, लेकिन मेनली आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक और मरकरी जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और इनको आसानी से डिस्टिलेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आई क्या बेटा? तो आपको ये एग्जांपल रटे होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखो लिक्वेशन का नाम देखो, नाम का मतलब समझो आप। लिक्वेशन का मतलब लिक्विड बनना, लिक्विड बनने का मतलब क्या है समझना। लिक्वेशन से लिक्विड वर्ड आ रहा है, लिक्विड का मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होना। तो ऐसा ये जो प्रोसेस है यूजफुल फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स, किसके लिए, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के लिए। ये प्रोसेस लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के लिए यूज होता है। लाइक टिन, इसमें जो मेन एग्जांपल आपको याद करना है वो टिन याद करना है। मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल भी लिखा हुआ है ना, लेड और बिस्मथ, लेकिन जो है ये एक्स्ट्रा किसी हायर बुक से लिखा हुआ है मैंने, लेकिन आपको मेनली जो है टिन याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको बनेगा वो एनसीईआरटी से ही बनता है ना। यूजफुल फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स। अब बताओ कैसे ये काम करता है ये प्रोसेस, क्योंकि जो इम्प्योरिटी है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। जो इम्प्योरिटी है उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे आयरन एक इम्प्योरिटी मान लेते हैं, आपके टिन के अंदर आयरन मिला हुआ है, तो टिन का मेल्टिंग पॉइंट लो है और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो जब आप इसे नीचे से जब से मेल्ट करोगे तो कौन पहले मेल्ट होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा तो टिन जो है जल्दी लिक्विड बन जाएगा और आयरन जल्दी लिक्विड नहीं बनेगा। और जब उसको स्लोपी मतलब ढलान वाले सरफेस पे जब आप ऊपर से गिराओगे तो क्या होगा, तो जो जब आप उसको मेल्ट करो गिराओगे तो आप देखो क्या होगा कि जो मेल्ट पहले हो गया है वो नीचे की तरफ बह जाएगा, नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा। तो आपका जो टिन है ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ अलग हो जाएगा। और जो आपकी इम्प्योरिटी है वो मेल्ट नहीं हुई है तो वो यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि वो सॉलिड में फ्लोबिलिटी कम होती है, वो फ्लो नहीं होता है, लेकिन लिक्विड जल्दी फ्लो हो जाता है। तो जो पहले मेल्ट हो जाएगा वो फ्लो हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसका एग्जांपल टिन याद करना है। मैंने एक दो एग्जांपल एक्स्ट्रा लिखे हैं, लेकिन इनको जो है आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मेनली जो एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स हैं इनको इग्नोर नहीं करना है बेटा। अब बात आती है थर्ड पार्ट की, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। पहले से पढ़ रखा है, अगर आपको क्लास 10 याद होगा उसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वर्ड यूज किया गया है ना। आपने देखा होगा एनोड मड सुना होगा कई बार, है ना। तो आप बोलते हो कि जो इम्प्योर मेटल होता है, जो इम्प्योर है ना मेटल, उसे क्या बनाते हो, वो उसको बनाते हो आप एनोड, क्या बनाते हो, एनोड बनाते हो। जो इम्प्योर है क्या बनाते हो, एनोड बनाते हो। और जो प्योर होता है उसी मेटल का जो प्योर होता है उसमें क्या बनाते हो आप, कैथोड बनाते हो। उसको पतला रखते हो, स्ट्रिप मतलब पतला, है ना। तो आप उसकी एक स्ट्रिप लेते हो पतली सी, और जो इम्प्योर है उसे क्या लेते हो आप, आपका मोटी स्ट्रिप लेते हो। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो इसी के आयन यूज करते हैं। जैसे कॉपर है, एग्जांपल देखो कॉपर है, तो कॉपर के ही आयन, कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो मेटल क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है जो सॉलिड है वो कहाँ जाएगा, एक्वस में जाएगा, और यहाँ पे सॉलिड आपका एक्वस में जाएगा, आयन बनेगा, ऑक्सीडाइज होगा। और जो कैथोड होता है वहां क्या होता है, रिडक्शन, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर, है ना, क्या करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो आपका कॉपर है वो देखो यहाँ पे ग्रीन मार्क से मैंने बनाया हुआ है, तो जो आपका प्योर कॉपर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और जो गंदगियां हैं वो तो ऑक्सीडाइज होंगी नहीं, जब वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगी तो यहाँ पर एनोड के नीचे यहीं पर गिर जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, जिसको आप बाद में बोलते हो एनोड मड। क्या बोलते हो, एनोड मड मतलब कीचड़, गंदगी। तो एनोड मड मतलब एनोड से निकली हुई गंदगी, बोला है क्या, बात समझ में आई क्या। एनोड मड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल्स है, एक तो कॉपर आपके सामने ही है ना, कॉपर हो गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जिसमें जो है ऑक्सीडाइज हो सकते हैं आसानी से, आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज करते हैं। इसके जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना, एंटीमनी हो गया, जो कि आप एसबी बोलते हो, एसबी, है ना, एंटीमनी हो गया, सेलेनियम हो गया, ठीक है, टेलिनियम हो गया। तो आपको ये एग्जांपल जो एनसीईआरटी में वो सारे एग्जांपल याद करने हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, जिंक, ये सब तो आपको याद ही होगा। सिल्वर गोल्ड, है ना, सिल्वर गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक और कॉपर, ये सब आपको याद ही होगा। एल्युमिनियम भी होता है, एनसीईआरटी में तो नहीं मेंशन है, लेकिन एल्युमिनियम भी, निकल भी, लेड भी इसमें यूज कर सकते हो, इसको इसके प्रोसेस से, है ना, निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो प्रोसेस बेस्ट होता है कंपनियां उसको यूज करती हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं।
हैं। अब बचा हुआ प्रोसेस क्या है? बचा हुआ प्रोसेस है बेटा, है ना, जोन रिफाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। वेपर फेज रिफाइनिंग हो गया, मॉन्ड प्रोसेस, वैन आर्कल प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रोमेटोग्राफिक, बहुत आसान भाषा में समझोगे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफिक यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो रिफाइनिंग का पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने 3 प्रोसेस पढ़ा है, बाकी 3 प्रोसेस नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफी, ये खत्म करेंगे, रिफाइनिंग खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग लास्ट में मेटल्स में क्या बनाएंगे, एलॉयज बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हो प्योर मेटल यूज कम किए जाते हैं, उसके अंदर जो है हम लोग दूसरों को मिक्स करके एक स्ट्रॉन्ग और नई प्रॉपर्टी के साथ जो है एक जो है जैसे स्टील वगैरह हो गया, स्टील हो गया, गन मेटल हो गया, आपका कॉइन हो गया, तो उस तरह का एलॉय बनाते हैं। तो एलॉय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग लास्ट पार्ट में, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर मैं 1-2 लेक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा जो जेईई मेंस और नीट में आए हुए हैं, ठीक है बेटा। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारे क्वेश्चंस जो है आसानी से सारे लेक्चर्स हो जाएंगे। जितने लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनसे सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपको जो है चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, खत्म करना है। और एक लास्ट बात, एक रिक्वेस्ट है ना, कि चीजें कि आप जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, है ना, वो जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बगल में रेड कलर का बेल आइकन होता है, उसको जरूर मेंशन दबा दें। और रीजन इसका ये है कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले कि मेरा लेक्चर कब आ रहा है। मैं बाकी लेक्चर्स भी फटाफट इसमें कंप्लीट करूंगा जितनी जल्दी हो सकता है, आपको जेईई मेंस से पहले, और ये पार्ट जो है आपको जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ, है ना, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में, ठीक है, चलो बाय।